हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट के अंदर 30 सेक्शन है और ये एक्ट 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब हम सेक्शन वाइज इस बेर एक्ट को रीड आउट करेंगे। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 ये कहता है कि इस एक्ट को हिंदू मैरिज एक्ट कहेंगे और ये 18 मई 1955 को इन्फोर्स हुआ था। इसी तरह ये एक्ट पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट अप्लाई होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन 2 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा। तो 2 के 1 में क्लोज 3 है, ABC 3 क्लोज हैं जो ये कहते हैं कि नंबर 1 तो जो हिंदू बाय रिलीजन, इनके अलावा बुद्ध, जैन, सिख जो बाय रिलीजन हैं उन पे भी एक्ट ये अप्लाई होगा। उसके बाद जो बाय रिलीजन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू नहीं है उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई हो सकता है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि कौन कौन पर्सन हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख होंगे बाय रिलीजन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। नंबर 1 है कि जो भी चाइल्ड है, लेजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड जिसके बोथ पेरेंट्स वो इन चारों धर्मों से आते हों। इसके बाद में कोई भी चिल्ड्रन है, चाहे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, और उसका जो पालन पोषण किया किसी एक ने पेरेंट में से और वो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख धर्म के अकॉर्डिंग किया गया हो, वो भी इस एक्ट के अंडर आएगा। फिर किसी ने इस धर्म को अपनाया हो जो कि हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध, और जो इस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में गया था और इस वापस इस धर्म में आ गया हो, उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अप्लाई नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक ये एक्ट एसटी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फिर हम देखते हैं सेक्शन 3 डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर कई वर्ड्स हैं उनको डिफाइन किया गया है और ये आगे जितने भी एक्ट्स आएंगे हिंदू लॉ के अंदर उनके अंदर भी आगे आप भी ये देखेंगे ये वर्ड्स हैं डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन 3 के अंदर क्लोज ए में है वो कस्टम एंड यूजेज। कस्टम एंड यूज का मतलब कि आपके जो रीति रिवाज हैं वो इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं और जो कि कंटिन्यूसली चल रहे हैं और रीजनेबल हैं वो हम वैलिड कस्टम मानेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे आप सभी को पता होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी जिसके पास पावर है हिंदू मैरिज एक्ट की कोई भी पिटीशन आती है उसके लिए जुडिक्शन। फिर आता है फुल ब्लड। फुल ब्लड 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। फुल ब्लड के मतलब कि सगे भाई बहन, जैसे कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं उनके जो भी बच्चे हैं वो फुल ब्लड कहलाए जाएंगे। हाफ ब्लड का मतलब जब 2 बच्चे डिफरेंट वाइफ से हों तो उनको हम हाफ ब्लड कहेंगे। जैसे ए की ने 2 शादी करी है, बी और सी, तो बी और सी से जो बच्चे हैं वो आपस में हाफ ब्लड कहलाएंगे। इसके बाद आता है यूट्रिन ब्लड। जब वाइफ कॉमन हो लेकिन उनके हस्बैंड डिफरेंट हो उस केस के अंदर यूट्रिन ब्लड कहलाया जाएगा। जैसे कि ए है उसने 2 मैरिज करी और ए है वो फीमेल है, बी एंड सी 2 हस्बैंड है, तो उन दोनों से जो बच्चे हुए हैं वो यूट्रिन ब्लड के अंदर कहलाया जाएगा। इसके बाद आता है स्पिंडा रिलेशनशिप। स्पिंडा रिलेशनशिप एक तरह से कंडीशन भी है हिंदू मैरिज में, जो वैलिड कंडीशन है उसके अंदर वैलिड एक कंडीशन दी गई है कि अगर कोई स्पिंडा रिलेशनशिप के अंदर से आते हैं अप टू 5 डिग्री फ्रॉम फादर जो मेल और अप टू 3 डिग्री फ्रॉम मदर, तो अगर वो एक कॉमन स्पिंडा है और ये डिग्री 3 और 5 डिग्री के अंदर आते हैं तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते और वो स्पिंडा रिलेशनशिप के अंदर आएंगी।
इसके बाद जी आता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जो रिलेशन इसके अंदर दिखाए गए हैं, अगर वो रिलेशन इसके अंदर आते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो डिग्री दिखाई हुई है, तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आएंगे और वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते। जैसे इफ़ वन इज लीनियंट असेंडेंट ऑफ अदर, अगर कोई एक अपने पूर्वज जो है उनके अंदर लीनियंट असेंडेंट आ रहा है तो आपस में वो मैरिज नहीं कर सकते। इसी तरह वाइफ ऑफ और हस्बैंड ऑफ लीनियंट असेंडेंट या डिसेंडेंट, हमारे पूर्वज या वंशज जो भी है उनके हस्बैंड और वाइफ से शादी नहीं कर सकते। आगे दिए हुए हैं जैसे कि वाइफ ऑफ ब्रदर, फादर एंड मदर्स, ये सब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। फिर आता है सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई भी प्रोविज़न ओवरराइड होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ओनली हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ही प्रिवेल करेगा। इसके बाद में आता है सेक्शन 5 कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 बताता है कि जो वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1 है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज स्पाउस की पहले से शादीशुदा ना हो। अगर पहले से शादीशुदा है तो जब तक वो डिवोर्स नहीं ले लेते आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी ऑलरेडी मैरिड है और उसने दोबारा शादी कर ली और शादी अगर वो ये प्ली लेता है कि मैंने कन्वर्जन कर लिया है, मैं हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में आ गया हूँ, तो मैं ये मेरी जो पहले वाली शादी है वो अपने आप ख़त्म हो गई। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी जजमेंट दी, सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955। इस जजमेंट में इसके बारे में बहुत बताया गया है अच्छी तरह से कि भी अगर कोई कन्वर्जन कर लेता है और दूसरी शादी करता है तो उस सेकंड शादी का फर्स्ट मैरिज के ऊपर क्या अफेक्टेड होगा। सेकंड क्लॉज कहता है कि कंसेंट, वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। क्लॉज 5 का सेक्शन 5 का क्लॉज 3 कहता है कि जो एज है ब्राइड ग्रूम की एज 21 होनी चाहिए और ब्राइड की 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। 4th और 5th क्लॉज कहता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और स्पिंडा के अंदर नहीं आने चाहिए जो स्पाउस शादी करना चाहता है। सेक्शन 7 कहता है सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज, कि जो हिंदू मैरिज की जाएगी उसकी सेरेमनी कैसी होगी। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एक तो सप्तपति होनी चाहिए कि 7 फेरे आपने लेने होंगे और कोई भी सेरेमनी दोनों जो पार्टीज हैं दोनों में से किसी एक की कम्युनिटी के अकॉर्डिंग आप सेरेमनी कर सकते हैं, तो ये सेरेमनी होगी अकॉर्डिंग टू 7। सेक्शन 8 कहता है रजिस्टर्ड ऑफ मैरिज, कि हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैरिज होगी उसको सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करानी होगी और स्टेट इसके लिए कोई भी रूल लॉ ला सकती है। अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं कराता तो 25 रुपीज़ का तक का फाइन लग सकता है। इस सेक्शन के ऊपर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही बताया गया कि रजिस्टर्ड मैरिज है तो उस केस के अंदर क्या होगा और एक मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो आप ये अथॉरिटी है ये डिटेल में चेक कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड मैरिज के अकॉर्डिंग शादी हुई है तो क्या उसके बेनिफिट्स मिलेंगे उस स्पाउस को। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट। इस सेक्शन का मीनिंग यहाँ ये हुआ कि अगर किसी पार्टी ने विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अनदर कर लिया है तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है सेक्शन 9 की, और पिटीशन ये प्ली ले सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो जो मैरिज की ड्यूटी और ओब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए उसके खिलाफ मैं कोर्ट के अंदर आया हूँ और रेस्टिट्यूशन कंज्यूमर राइट की डिक्री पास की जाए। डिक्री पास होने के बाद में उसको इन्फोर्स कराने के लिए ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी के अंदर आप एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट थी गीता जगदीश मंगतानी वर्सेस जगदीश मंगतानी 2005 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी। इसमें डिटेल से सेक्शन 9 को डिफाइन किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, कि अगर कोई भी पटिशनर
जो ग्राउंड डिवोर्स के लिए है सेक्शन 13 के अंदर, उसके बेसिस पे जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन फाइल कर सकता है। और अगर कोर्ट को लगे कि जुडिशियल सेपरेशन ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू पटिशनर में जो भी ग्राउंड्स लिए हैं 13 के, उस बेसिस पे डिक्री पास कर सकती है। इसके बाद आता है सेक्शन 11 वॉइड मैरिज। सेक्शन 11 में कहा गया है कि सेक्शन 5 जो हमने भी पढ़ा था, अगर उसका क्लॉज 1, 4th एंड 5th की अगर कंडीशन फुलफिल नहीं है या कॉन्ट्राडिक्ट है तो वो शादी वॉइड मानी जाएगी और स्टार्टिंग से नल एंड वॉइड मानी जाएगी। इसके बाद में आता है सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज की जो वॉइडेबल है उसको वॉइड की डिक्री के लिए आपको ऑनेबल कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कि इस जो कंडीशन 12 में दी गई है वो पूरी होती है, इसलिए प्रेजेंट मैरिज है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए। उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं? द मैरिज हैज़ नॉट बी कंज्यूमेटेड ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। सेकंड कहता है कि कंसेंट है वो उस तरीके से नहीं ली गई थी जो सेक्शन 5 का क्लॉज 2 बताता है। उसके बाद में सी कहता है कि कोई भी रिस्पोंडेंट ने फ्रॉड किया हो, एज से रिलेटेड या कोई और भी हो, तो उस मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बेस पे आप उसको वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फिर डी कहता है रिस्पोंडेंट है वो एट द टाइम ऑफ प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो इन बेसिस पे आप सेक्शन 12 की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। डी और सी के लिए विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज जो पिटीशनर है वो पिटीशन फाइल करेगा। इसके बाद में सेक्शन 13 है, ये इम्पोर्टेंट है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। इसे हम ये भी कह देते हैं कि फॉल्ट बेसिस थ्योरी, कि भी पिटीशनर ने पिटीशन फाइल की फॉर डिवोर्स की क्योंकि रिस्पोंडेंट का कहीं ना कहीं फॉल्ट था और वो मैरिज लाइफ के अंदर डिस्टर्ब कर रहा है और जो कि पिटीशनर की लाइफ कहीं ना कहीं एक डेंजर जोन में है, इसलिए जो ग्राउंड्स 13 के अंदर दिए हैं उस बेसिस पे पिटीशनर ने सेक्शन 13 की पिटीशन फाइल की। अब हम 13 के अंदर ग्राउंड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड पिटीशनर एक पिटीशन फाइल कर सकता है। जो 1 है वो है अडल्ट्री, सेकंड है क्रूरल्टी, फिर है डिजर्सन, फिर है सीज टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन, कि भी उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है कन्वर्जन से। इसके बाद में आता है कि जो लीपोर्सी ग्राउंड गया है, फिर आता है कोई डिजीज है जो कि फैल रही हो, उनके कम्युनिकेशन से फैल रही हो रिस्पोंडेंट के। फिर आ जाता है कि रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, कि आपने जो वर्ल्ड है जो मैरिज लाइफ है उस फैमिली को, उस मैरिज लाइफ को आपने छोड़ दिया है और आपने कोई धार्मिक कार्य के अंदर एंटर कर लिया है, आपने एक तरह से आप सन्यासी बन गए हो, आपने जो सामाजिक चीज़ें हैं वो छोड़ दी हों। उसके बाद लास्ट है 7th कि रिस्पोंडेंट का 7 या 7 साल से ज़्यादा पता नहीं लग रहा हो कि भी वो जिंदा भी है या मर गया हो और अभी तक जो 7 साल हैं वो निकल गए हों। इन बेसिस के ऊपर आप जो पिटीशनर है वो 13 की पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके अंदर नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2005 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इसके बाद में 13 का 1A कहता है इरेट्रीवेबल ब्रेकडाउन मैरिज। इसे हम नो फॉल्ट थ्योरी भी कह सकते हैं कि भी ना तो पिटीशनर और ना ही रिस्पोंडेंट का कोई फॉल्ट था, वो ऐसे सर्कमस्टांसिस से निकल चुके हैं कि उनकी मैरिज टोटली ब्रेकडाउन हो गई है और अब दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे कि अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई और 1 साल से ज़्यादा हो गया, उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं हो रहा, उस बेसिस पे डिवोर्स की डिक्री पास की जा सकती है। इसी तरह
रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की डिक्री पास हुई, लेकिन आपस में वो दोबारा नहीं मिले, 1 साल से ज़्यादा हो गया और ये चांस भी नहीं है कि वो इकट्ठे हो सकते, कोहैबिटेशन उनका हो सकता है या नहीं हो सकता। और कोर्ट को लगे कि भी इससे बेटर ये है कि डिवोर्स की डिक्री पास कर दी जाए, तो ये 1A के अंदर आ गया। इसके बाद में आता है 13 का क्लॉज 2, जो कि स्पेसिफिक वाइफ को राइट देता है कि कब वाइफ पिटीशन फाइल कर सकती है फॉर डिवोर्स के, जो कि स्पेशली वाइफ को ग्राउंड दिए हुए हैं। नंबर 1 है कि ऑलरेडी जो हस्बैंड है उसने शादी की हो, वेदर देख लेते हैं, इन द केस ऑफ एनी मैरिज सिमिलरली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द हस्बैंड एंड वाइफ अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ मैरिज, कि अगर किसी हस्बैंड ने इस एक्ट से भी पहले अगर शादी की हुई है और सेकंड टाइम जब वो मैरिज कर रहा है इस एक्ट के आने के बाद भी, और वो जो पहले वाली वाइफ है वो अभी अलाइव है, तो उस बेसिस पे सेकंड वाइफ है वो डिवोर्स ले सकती है। लेकिन उसकी कंडीशन है कि प्रोवाइडेड आइदर केस द अदर वाइफ अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिटीशन, कि वाइफ का अलाइव होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हस्बैंड को गिल्टी ऑफ रेप। फिर आता है कोई भी अगर अवार्ड पास हो गया हो हस्बैंड के अगेंस्ट 125 CRPC के और 1 साल से ज़्यादा उनके रिलेशन रिज्यूम नहीं हो पा रहे, तो उस बेसिस पे डिवोर्स की डिक्री के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है वाइफ। लास्ट जो आता है सेक्शन 13 का 2 का 4th क्लॉज, कि अगर मैरिज जो वाइफ है उसकी मैरिज 15 साल से पहले हुई हो और 18 साल से पहले वो पिटीशन फाइल करना चाहती है रेपुटेड मैरिज को करवाने के लिए, तो इस बेसिस पे वाइफ है जो वो पिटीशन फाइल कर सकती है। इसके बाद में आता है आपका 13A अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, कि अगर कोर्ट के पास कोई पिटीशन आती है 13 के लिए, तो ऑनरेबल कोर्ट 13 के क्लोज 2nd, 6th एंड 7th को छोड़कर बाकी सभी जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें एक बारी जुडिशल सेपरेशन दे सकती है, ताकि कोर्ट को अगर लगे कि भी इनके रिलेशन इनकी फैमिली में ऐसा ग्राउंड बन सकता है कि इनकी जो मैरिज है वो सर्वाइव कर सके। फिर आता है सेक्शन 13B डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। जब दोनों पार्टी एक म्यूचुअल कंसेंट कर लेती है डिवोर्स लेने के लिए और एक जॉइंट पिटीशन फाइल कर सकती है कि हमने डिवोर्स लेना है, तो वो 13B में पिटीशन फाइल कर सकती है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि 1 ईयर का सेपरेशन मस्ट है, सेपरेशन 1 ईयर का बहुत ज़रूरी है, और वो 1 ईयर सेपरेशन से पहले आप 13B की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 18 मंथ्स का टाइम पीरियड कोर्ट देगी, ताकि अगर कोई चांस हो उनको दोबारा इकट्ठा होने का या लगे कि भी हमने अभी डिवोर्स नहीं लेना है, तो मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 18 मंथ्स का टाइम दे सकती है फर्स्ट से सेकंड मोशन के बीच में। इसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है कि भी कोई भी पिटीशन है फॉर डिवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज पिटीशनर फाइल नहीं कर सकता। उसके लिए आपको 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज वो आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में डिवोर्स की पिटीशन आ सकती है। लेकिन इसके अंदर प्रोवाइजर के अंदर एक्सेप्शन कहा गया है कि अगर हार्डशिप या रिस्पोंडेंट का कंडक्ट ऐसा हो कि भी वो 1 ईयर वेट नहीं कर सकता, तो उस केस के अंदर सेक्शन 13 की पिटीशन फाइल की जा सकती है। सेक्शन 13B और 14 में एक मैंने बहुत डिटेल में अच्छी वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 15 डिवोर्स पर्सन वन मैरी अगेन, कि जो डिवोर्स पर्सन है वो कब दोबारा शादी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर डिक्री पास हो गई हो डिवोर्स की, उसके बाद में अपील का जो टाइम था वो टाइम निकल गया हो
और अगर अपील फाइलिंग की हो विद इन टाइम पीरियड और अपील वो डिसमिस हो गई हो, उसके बाद में डिवोर्स पर्सन है दोबारा शादी कर सकता है। आफ्टर डैट सेक्शन 16 कहता है कि अगर कोई भी चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से हो तो उनका स्टेटस क्या होगा। दोनों केसेस के अंदर जो भी चाइल्ड होगा वो लेस्टिमेट होगा और जो उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी वो उसमें से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 16 का क्लोज 3 कहता है कि ओनली वो जो क्लेम है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से कर सकते हैं जो भी है, उसके अलावा पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी प्रॉपर्टी जो भी अदर मेंबर्स हैं वहाँ से क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 17 कहता है पुनिशमेंट ऑफ बाइगैमी, कि अगर किसी भी पार्टी ने मैरिज की है और उन पार्टीज ने अगर सेक्शन 5 क्लॉज 1 की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं की तो सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी का चार्ज लग सकता है और पुनिशमेंट मिल सकती है। सेक्शन 18 कहता है कि अगर किसी भी पार्टी ने जिन्होंने मैरिज की है और जो सेक्शन 5 की क्लॉज 3 की कंडीशन पूरी नहीं की, उस केस में 2 ईयर तक की पुनिशमेंट एंड 1 लाख का फाइन हो सकता है, जो कि एज से रिलेटेड सेक्शन 5 क्लॉज 3 कहता है। इसी तरह सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के क्लॉज 4 और 5 ये बात करता है कि अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और स्पिंडर रिलेशनशिप को अगर इग्नोर करके आप मैरिज करते हैं तो 1 मंथ की पुनिशमेंट और 1000 की फाइन लग सकता है। इसके बाद में सेक्शन जो 19 है वो ये बताता है कि कहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट की पटिशन फाइल हो सकती है, जो कि नेचुरली है या तो जहाँ पे शादी हुई हो या जहाँ पे रिस्पोंडेंट और पटिशनर रह रहे हों या लास्ट टाइम रिस्पोंडेंट और पटिशनर इकट्ठे रहे हों, वहाँ पर 19 की पटिशन फाइल हो सकती है। सेक्शन 20 कहता है कि जो भी पटिशनर पटिशन फाइल करेगा उसके कंटेंट्स वेरीफाई होने चाहिए, वो ट्रू होने चाहिए, कहीं पर भी कोई आप फ्रॉड नहीं करोगे पटिशन के अंदर। 21 कहता है कि कोई भी प्रोविज़न है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उसके ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा और जो उसके अंदर रूल और ऑर्डर हैं वो उसी तरह अप्लाई होंगे जैसे बाकी सिविल केसेस के अंदर होते हैं। 21A पावर देता है पटिशनर या रिस्पोंडेंट को कि कोई भी केस है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा सकता है और जो आप ग्राउंड्स लेंगे अगर ऑनरेबल कोर्ट को वो ग्राउंड जस्टिफाई लगे तो पटिशनर या रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन पर वो जो भी एप्लीकेशन आई है ट्रांसफ़र करने के लिए पटिशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बाद में सेक्शन 22 कहता है प्रोसीडिंग जो भी होगी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो कैमरा प्रोसीडिंग होगी और उस प्रोसीडिंग को ना तो पब्लिश किया जाएगा और ना ही उसको प्रिंटेड किया जाएगा। सेक्शन 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग, सेक्शन 23 पर्टिकुलर ये बात करता है पटिशनर जो भी आएगा वो क्लीन हैंड आएगा और ट्रूली आएगा कि भी मैंने कोर्ट से कोई भी फ्रॉड नहीं किया पटिशन फाइल करते टाइम और ना ही मैंने कोई ऐसा ग्राउंड छुपाया है कोर्ट से कि और कोई एडवांटेज नहीं लिया है, ये 23 कहता है। इसी तरह हम इसी में देखेंगे कि अगर कोई भी पटिशन आती है कोर्ट के सामने तो कोर्ट सबसे पहले ये कोशिश करेगी दोनों पार्टियों की काउंसलिंग करे और ताकि उनकी जो मैरिज को है वो बचाया जा सके। 23 का सब सेक्शन 3 कहता है और जो काउंसलिंग है वो टाइम पीरियड है वो 15 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 23A कहता है रिस्पोंडेंट को रिलीफ इन डिवोर्स और अदर प्रोसीडिंग के अंदर, अगर रिस्पोंडेंट आता है डिवोर्स या अदर प्रोसीडिंग में
उसके पास पूरा राइट है रिस्पोंडेंट को के पास कि कोई भी वो काउंटर क्लेम डाल सकता है या अदर रिलीफ जो भी उसको लगता है वो फाइल कर सकता है। और जो एप्लीकेशन आएगी 13A के अंडर फैमिली कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस एप्लीकेशन को इग्नोर नहीं कर सकती, उस एप्लीकेशन को पूरा ध्यान से देखकर और उसके बेसिस पे जो भी काउंटर क्लेम या अदर रिलीफ बनता है वो प्रोवाइड देगी। इसके बाद हम 24 है, 24 बात करता है इंटरिम मेंटेनेंस कि कोई भी पटिशन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर फाइलिंग की जाएगी तो पटिशनर या रिस्पोंडेंट कोई भी 24 के इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और ये एप्लीकेशन है इंटरिम मेंटेनेंस की विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द वाइफ और द हस्बैंड केस में भी कि वो डिसाइड की जाएगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। इसी तरह 25 बात करता है परमानेंट एलुमनी और मेंटेनेंस की कि जब भी कोई डिक्री पास की जाएगी HMA के अंडर और अगर उसमें 25 की एप्लीकेशन फाइल की गई है तो ऑनरेबल कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करके एक परमानेंट मेंटेनेंस फिक्स करेगी। अगर एट द टाइम ऑफ जो भी पिटीशन फाइल की गई है उस समय 25 की एप्लीकेशन नहीं आई तो 25 की अगर एप्लीकेशन बाद में आती है तो उसको सेपरेट उसकी हियरिंग करके उस बेसिस पे डिसाइड करेगी सेक्शन 25 की एप्लीकेशन। 26 कहता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कि जो भी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, अगर कोई भी स्पाउस के से कोई भी चिल्ड्रन है उनकी कस्टडी अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्स और जो भी फ्यूचर देख के चाइल्ड का कस्टडी किसी को भी दे सकती है, पटिशनर रिस्पोंडेंट यानी कि हस्बैंड वाइफ को किसी को भी दे सकती है। इसी तरह 27 डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है कि कोर्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सही लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स हैं उस बेस पे प्रॉपर्टी को डिस्पोजल कर सकती है। सेक्शन 28 अपील की बात करता है फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर। जो भी डिक्री एंड ऑर्डर हैं इस एक्ट के अंदर पास किए जाएंगे उसकी अपील में जा सकते हैं और अपील का टाइम है वो 90 डेज फिक्स किया गया है। और जो भी अपील्स के लिए जो भी प्रोसीजर है वो जो सिविल प्रोसीजर कोड कहता है उसी के तहत हम अपील्स फाइल करेंगे फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर। 28A कहता है कि कोई भी डिक्री और इन्फोर्स है और डिक्री और ऑर्डर है उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, जो कि CPC में प्रोविज़न दिए गए हैं उसी तरह उसको इन्फोर्स कराया जाएगा जैसा कि CPC में दिया गया है। लास्ट में सेक्शन 29 सेविंग्स की बात करता है कि अगर कोई भी शादी इस एक्ट के आने से पहले इसी तरह कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो या कोई कस्टम हो या कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कोई मैरिज हुई है तो उसके ऊपर इस एक्ट का क्या इफेक्ट होगा। तो 29 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई भी शादी इस एक्ट के आने से पहले या एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सेम कास्ट के अंदर हुई है, सेम गोत्रा के अंदर हुई है या डिफरेंट रिलीजन के अंदर हुई है या सेम कास्ट के अंदर हुई है तो उसको वैलिड माना जाएगा, जैसे कि जो पहले वैलिड थी उसी तरह वैलिड माना जाएगा। इस एक्ट के आने के बाद में वो मैरिज वॉइड नहीं मानी जाएगी। सब सेक्शन 2 कहता है 29 का कि अगर जो कस्टम पहले चले आ रहे थे इस एक्ट से पहले और जो रिकॉग्नाइज था उस कस्टम को इस एक्ट के आने के बाद में भी वैसा ही माना जाएगा जैसा कि इस एक्ट से आने से पहले वो जो प्रिवेल करता था। इसके बाद में सेक्शन 29 का क्लोज 3 कहता है, सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग थी रिलेटिंग टू नल एंड वाइड मैरिज करवाने के लिए या जुडिशरी सेपरेशन कराने के लिए वो उसी तरह चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी, उसके ऊपर इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेक्शन 29 का सब क्लोज 4 कहता है अगर कोई प्रोविज़न स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुआ है और मैरिज हुई है उसका भी इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने आज
जो इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया वो हिंदू मैरिज एक्ट किया 1955। सभी सेक्शन हमने वन बाय रीड आउट किए। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी लैंडमार्क जजमेंट होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए फिर आपसे थैंक यू करता हूं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।